हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रहार आईएएस। माय नेम इज गौरव यादव। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आज का डेली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं और जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अटल स्पेस चैलेंज 2021। तो जो अटल स्पेस चैलेंज है उसको अटल इनोवेशन मिशन जो पहले से चल रहा है, अटल इनोवेशन मिशन बहुत पुराना है एंड दैट इज ऑलवेज इन द न्यूज एंड नीति आयोग ने दोनों ने कोलैबोरेट करके विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। तो अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग बोथ हैज कोलैबोरेटेड विद इसरो एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये इन चारों का कोलैबोरेशन में अटल स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया गया है फॉर द स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। The challenge has been designed for all the school students, mentors, and teachers across the country who not only are associated with the schools having Atal labs, but not all for all the non-Atal schools as well. तो ये जो चैलेंज है अटल स्पेस चैलेंज वो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, मेंटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है और जिन स्कूल में अटल लैब्स हैं उनके लिए भी और जिनमें नहीं है उनके लिए भी। तो सबके लिए ही है, ओवरऑल पूरी कंट्री के लिए। This is to ensure that students of class 6 to 12 are given an open platform where they can innovate and enable themselves to solve digital age space technology problems। तो इसमें क्या है कि 6 to 12 के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें वो अब नई नई चीज़ों को, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो आजकल डिजिटल एज में जो स्पेस टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, उनको इनोवेट कर सकें और उनके बारे में जान सकें, पढ़ सकें, नए नए आइडियाज़ वो ला सकें। तो उसके लिए ये है अटल स्पेस चैलेंज। So the Atal Space Challenge 2021 aligning with the World Space Week 2021 which is being observed from 4th to 10th October each year at the global level in order to celebrate the contribution of space science and technology। तो ये जो अटल स्पेस चैलेंज है 2021 का, उसको लॉन्च करने का एक टाइमिंग है, वो आप देख सकते हैं कि ये टाइमिंग वर्ल्ड स्पेस वीक के साथ मैच कर रहा है। वर्ल्ड स्पेस वीक हम 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर ईच ईयर मनाते हैं, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। न्यूज में आ सकता है कि वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जाता है, दैट इज 4 to 10 अक्टूबर ईच ईयर। The student can create a solution that can be implemented and adapted leveraging technology such as explore science, reach science, innovate science and leverage science। तो इन सारी चीज़ों पे स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने नए आइडियाज़ को, सोल्यूशन को बना सकते हैं। The source of this news is PIB। सेकेंड न्यूज संवत्सरी की न्यूज में है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी है हमारे, उन्होंने लोगों को बधाई दी है संवत्सरी की। और देखते संवत्सरी है क्या। संवत्सरी जो है वो दैट इज द लास्ट डे ऑफ पर्यूषणा श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म। तो जो जैनिज्म का एक सेक्ट है श्वेतांबर, जो श्वेतांबर जैन होते हैं, जैसे दो तरह के जैन होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो श्वेतांबर जैन का जो है उनका पर्यूषणा का लास्ट डे है, उसको कहते हैं संवत्सरी। तो उसकी बधाई दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो संवत्सरी कब होता है? इट फॉल्स ऑन द शुक्ल पंचमी ईच ईयर इन द जैन कैलेंडर मंथ ऑफ भाद्रपदा समवेयर बिटवीन मिडिल ऑफ अगस्त एंड सितंबर इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो अगर जैन कैलेंडर की बात करें, जैन कैलेंडर का जो एक मंथ होता है भाद्रपद, उसकी शुक्ल पंचमी को ये पड़ता है संवत्सरी। और अगर नॉर्मली ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मिडिल ऑफ अगस्त से सितंबर के बीच में ये पड़ जाता है। On this day, Jaina forgives and seeks forgiveness for the mistake committed knowingly or unknowingly from all the living beings। तो इस दिन पर, संवत्सरी पर क्या होता है, क्यों खास है? क्योंकि इस दिन जैन लोग जो है वो जो दूसरों को भी क्षमा करते हैं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं सबसे, मतलब ऑल द लिविंग क्रिएचर, जो जाने अनजाने में उनसे जो भी गलती हो। तो ये इस दिन का खास है कि दे सीक फॉर फॉरगिवनेस। ए ईयरली इलेबोरेटिव पेनिटेंशियल रिट्रीट कॉल संवत्सरी पर प्रतिकर्मना इज परफॉर्म ऑन दिस डे। तो ये हर ईयर होता है। और इलेबोरेट पेनिटेंशियल रिट्रीट, पेनिटेंशियल क्या होता है कि जो आप अपने किसी भी गलती की क्षमा मांगे या पश्चाताप करें, उस चीज को पेनिटेंशियल कहते हैं। और पेनिटेंशियल रिट्रीट होता है हर साल संवत्सरी प्रतिकर्मना। तो ये परफॉर्म किया जाता है हर साल। और इसकी परफॉर्मेंस के बाद, यानी प्रतिकर्मना करने के बाद, जैन सीक फॉरगिवनेस फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो सबसे वो फॉरगिवनेस मांगते हैं, फ्रेंड से, रिलेटिव से, या जो भी जिनको भी वो जानते हैं उन सबसे फॉरगिवनेस मांगते हैं। और वो फॉरगिवनेस मांगने के लिए एक स्पेसिफिक फ्रेजेस का यूज करते हैं, स्पेसिफिक मंत्र का यूज करते हैं, जो है इच्छामि, दुकाडम एंड और इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे खमाऊसा, उत्तम क्षमा या फिर खमात क्षमा। ये सारी चीजें इन फ्रेज का यूज करते हैं टू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम देयर क्लोज्ड वंस। थर्ड न्यूज इज ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट।
तो ये जो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम है जो पहले से है, उसको गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है दोबारा से फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम है क्या, सबसे पहले देखते हैं। तो इन February 2019 द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज इंट्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्कीम। तो ये जो स्कीम है जिसको अभी रिवाइज करके लाया गया है, इसको 2019 फरवरी में लॉन्च किया गया था, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्कीम इस नाम से। तो इसका क्या एम था? इट वॉज टू प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्रीट to mitigate disadvantage of higher freight cost faced by the Indian exporter of agriculture product। तो इसमें क्या था कि जो स्पेसिफाइड कुछ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन एक्सपोर्ट करने वालों को, किसानों को या उन लोगों को फ्रीट का जो कॉस्ट होता है, जो मतलब एक्सपोर्ट करने का जो कॉस्ट होता है बाई शिप बाई एयर जो भी है, तो उसको कम से कम करना है। जो इंटरनल कंपोनेंट ऑफ फ्रीट है उसको गवर्नमेंट कम करना चाह रही है कि अगर एक्सपोर्ट करने की कॉस्ट कम होगी, फ्रीट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उनको फायदा ज्यादा होगा। तो इसका ये मैंडेट था। The scheme was initially applicable to for export effective during the periods from 1 March 2019 to 31st March 2020 and was later extended for export effective to 31st March 2021। तो स्टार्टिंग में ये जो स्कीम थी वो मार्च 2019 से मार्च 2020 तक थी, उसके बाद फिर उसको एक्सटेंड करके मार्च 2021 तक कर दिया गया था। उसके बाद नाउ द डिपार्टमेंट हैज नोटिफाइड रिवाइज ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट फॉर स्पेसिफिक एग्रीकल्चर स्कीम फॉर एक्सपोर्ट इफेक्टेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो इसको अब ये जो रिवाइज होके आई है, रिवाइज स्कीम जो आई है अब, उसको मार्च 2022 तक के लिए कर दिया गया है। Enhanced assistance under the revised scheme is expected to help Indian exporter of agriculture product to meet rising freight and logistic cost। तो ये जो अब जो एनहेंस होके आई है, जो रिवाइज होके आई है, इसमें क्या होगा कि जैसे जो फ्रीट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं लगातार, तो उनको मिटिगेट करने के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए ये रिवाइज किए गए हैं। तो जो फॉलोइंग मेजर चेंजेस हैव बीन मेड इन द रिवाइज स्कीम, क्या नए चेंजेस रिवाइज स्कीम में क्या क्या किए गए हैं? पहली चीज तो डेयरी प्रोडक्ट जो कि पहले वाली स्कीम में नहीं थी, उसको विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट अंडर द रिवाइज स्कीम। पहले डेयरी प्रोडक्ट नहीं थे, अब इसको ऐड कर दिया गया है। दूसरा, रेट ऑफ असिस्टेंट हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 50% फॉर एक्सपोर्ट बाय सी एंड बाय 100% फॉर एक्सपोर्ट बाय एयर। तो जो असिस्टेंट का रेट था, जो मतलब गवर्नमेंट असिस्ट करेगी फ्रीट कॉस्ट को, उसको बढ़ा दिया गया है। जो सी से एक्सपोर्ट होंगे उनको 50% असिस्ट करेगी गवर्नमेंट, और जो एयर से एक्सपोर्ट होंगे उनको 100% असिस्ट करेगी गवर्नमेंट। फोर्थ न्यूज, एग्रीकल्चर फैमिली इन डेब्ट रिपोर्ट 587। तो अभी एनएसओ का एक सर्वे हुआ है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का। उसमें पता चला है कि ओवर 50% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री वर इन डेब्ट विद एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन पर हाउस होल्ड एट ₹74,121 इन 2019। तो आप जानते हैं किसानों की हालत हमारे देश में क्या है। किसान जो सुसाइड, फार्मर सुसाइड है वो भी बहुत होती है, और उसी को रिलेटेड एक सर्वे किया था एनओसी ने। तो उसमें पता चला है कि 50% से ज्यादा जो हाउस होल्ड है, किसान के जो परिवार है, वो कर्ज में है, वो कर्जदार है। और जो कर्जदार एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन, मतलब अगर आप एवरेज निकाले एक घर पे कर्जेगा तो वो पड़ता है ₹74,121 इन 2019। तो इतना एवरेज कर्जा पर घर पर है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है अभी हमारे देश में किसान की। तो और देखते हैं सर्वे में और क्या क्या है। द सर्वे फर्दर पॉइंट्स आउट दैट ओनली 69.6% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन्स वर टेकन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लाइक बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, व्हाइल 20.5% ऑफ लोन्स वर फ्रॉम प्रोफेशनल मनी लेंडर्स। तो सर्वे के अंदर से ये भी दिखाया था टोटल लोन है, जैसे जो टोटल लोन बताया उसमें से केवल 69.6% लोन ऐसा है जो एक इंस्टीट्यूशन से लिए गए हैं, यानी कि आप बैंक से लोन लिए हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, गवर्नमेंट एजेंसी से। केवल 69.6% ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशनल लोन है। बाकी सब प्रोफेशनल मनी लेंडर से, जो गांव में जो होते हैं ना जमींदार, जो देते हैं ब्याज पर पैसा देते हैं, तो बाकी का जो है वो वहां से लिया गया है। और वो बहुत ही एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे अगर आप किसी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते हैं लोन या बैंक से लेते हैं या जो भी लेते हैं, तो वो आपको उतना परेशान नहीं करेंगे और उनके रेट्स भी कम होते हैं। गवर्नमेंट कभी कभी उनको माफ भी कर देती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल मनी लेंडर से लेते हैं तो वो आपको ऑब्वियसली लास्ट में आगे उनके रेट्स इतने ज्यादा होते हैं, और वो अगर आप नहीं चुका पाते तो आपकी जमीन ले लेते हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से ही लोन लेना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऑफ द टोटल लोन ओनली 57.5% वाज टेकन फ्रॉम फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इट एडेड। तो इसमें सर्वे में और एक बात कही गई है कि सारे टोटल लोन में से केवल 57.5% एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लिया गया था।
The NSO carried out the survey on land and livestock holding of household and situation assessment for agriculture, household and rural areas of the country during January to December 2019। तो जो NSO ने सर्वे किया था, इसकी सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, वो जनवरी से दिसंबर 2019 का सर्वे है। तो और आगे डिस्कस करते हैं। द सर्वे फर्दर सेट द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर ईयर 2018-19 was at rupees 10,218. Of this, the average income per household from wages was rupees 4,063. Crop production was 3,798 and animal husbandry was 1,582. Non-farm wages 641 and lease of landing रुपीज 134। तो इसमें सर्वे में और भी क्या कि अगर मंथली इनकम देखें एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड किसानों के परिवार की अगर मंथली इनकम देखें तो एवरेज जो है वो रुपीज 10,218 ओनली, बस इतनी है जो एवरेज इनकम बनती है एक हाउस होल्ड की। और उसमें से भी ऐसा नहीं है कि पूरी फार्मिंग से आ रही है, आप सारी चीजें मिला के उसमें से 4,000 रुपये अगर वेजेस जो मतलब अलग अलग स्कीम मनरेगा वगैरह के उनके वेजेस से मिला के इतना बनता है। क्रॉप प्रोडक्शन से केवल इतना बन रहा है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री जो लोग पशुपालन भी करते हैं किसान लोग, उससे इतना बन रहा है। नॉन फार्म बिजनेस जो इधर उधर काम करते हैं और अगर जमीन लीज पर देते हैं तो उससे, तो सारी चीजें मिलाने के बाद भी, सारे सोर्सेज मिलाने के बाद भी केवल इतना बन रहा है। सोर्स ऑफ द न्यूज इज PIB। फिफ्थ न्यूज इज हीराखंडी एक्सप्रेस। हीराखंडी एक्सप्रेस अभी रेलवे मिनिस्टर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक नई मॉडर्न LHB रेक ऑफ भुवनेश्वर जगदलपुर भुवनेश्वर, ये रेलवे का ट्रैक है जो उसका रूट है वो है भुवनेश्वर जगदलपुर भुवनेश्वर। हीराखंड एक्सप्रेस को कल लॉन्च किया है। तो ये है जहाँ से चलेगी, यहाँ से जगदलपुर से चल के ये भुवनेश्वर तक जाएगी उड़ीसा में, और यहाँ पे बीच बीच में ये स्टॉपेज होंगे सारे। तो देखते हैं और इसके बारे में। हीराखंड एक्सप्रेस कवर्स इट जर्नी ऑफ 484 किलोमीटर की जर्नी है फ्रॉम भुवनेश्वर टू जगदलपुर, हैविंग स्टॉपेज एट 21 इंटरमीडिएट स्टेशन इन ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में इसके 3 राज्यों से होके गुजरेगी अपने 784 किलोमीटर की जर्नी में। द ट्रेन हैज 12 कोचेज एंड कैन अकोमोडेट 850 पैसेंजर। तो ट्रेन में 12 कोचेज हैं और 850 पैसेंजर को ये अकोमोडेट कर सकती है ऑफिशियली। बाकी तो आप जानते हैं कि और भी ज्यादा ही होते हैं हमेशा ट्रेन में। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न LHB कोचेज 10 to 12% मोर पैसेंजर्स कैन ट्रेवल ऑन द ट्रेन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो अब जो नए LHB कोचेज आए हैं, जो इससे पहले कोचेज थे, तो उसमें उसके बाद अब मॉडर्न कोचेज आए हैं, उसमें क्या है कि जो टोटल कैपेसिटी थी वो 10 to 12% पर कोच बढ़ गई है। मतलब टोटल जो भी पहले वाले, अगर पहले 12 कोचेस की अगर ट्रेन है उसमें जितने पैसेंजर बैठ सकते थे, अब जो मॉडर्न वाले हैं उसमें 10 से 12% पैसेंजर ज्यादा बैठ सकते हैं। लिंक हॉफमैन बुश, ये LHB के फुल में लिंक हॉफमैन बुश कोचेस इन द एक्सप्रेस ट्रेन विल प्रोवाइड बेटर कंफर्ट एंड जग फ्री जर्नी टू द पैसेंजर एंड द कोचेस फोकस ऑन सेफ्टी। LHB कोचेज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईस्ट कोस्ट रेलवे इन 2013। तो जो LHB कोचेज हैं उनको पहली बार लॉन्च किया गया था 2013 में ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा। द सोर्स ऑफ द न्यूज इज टाइम्स ऑफ इंडिया। 6th न्यूज इज चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस। तो जो चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस चलती है, जो दिल्ली से बिहार के बीच में चलती है, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है और अब वो बाई वीकली हो गई। पहले वीक में एक बार थी, अब वो बाई वीकली हो गई, यानी कि वीक में 2 बार चलेगी। तो देखते हैं चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के बारे में। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस इज एन एक्सप्रेस ट्रेन बिलोंगिंग टू नॉर्थ रेलवे जोन दैट रन्स बिटवीन बापूधाम मोतिहारी एंड आनंद विहार टर्मिनल इन इंडिया। तो नॉर्थ रेलवे जोन में ये पड़ती है और ये बापूधाम मोतिहारी स्टेशन से आनंद विहार स्टेशन तक चलता है। बापूधाम मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट बिहार में है और आनंद विहार जो आपको पता है वो आनंद विहार है दिल्ली में है। तो चंपारण के बारे में कुछ देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और वह सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया एंड इज कंसीडर्ड अ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रिवेलियन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। द फार्मर वाज फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हैविंग टू ग्रो इंडिगो विद बेयरली एनी पेमेंट ऑफ इट। तो क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे फार्मर्स से जबरदस्ती इंडिगो प्रोड्यूस कराते थे ताकि वो अपने यहाँ डाई की तरह यूज कर सके इंग्लैंड में। और दूसरी चीज, इंडिगो प्रोड्यूस करने से एक नुकसान ये होता था कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इंडिगो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने फील्ड्स में, तो वो फील्ड जो थी वो बाकी क्रॉप्स के लिए इफेक्टिव नहीं रह जाती थी, वो बैरन हो जाती थी। और दूसरा, आपको हमारे किसानों को इंडिगो प्रोड्यूस भी करवाते थे और कोई बेयरली कुछ पेमेंट, मतलब एक ना के बराबर उनको पेमेंट मिलती थी। तो इस चीज के अगेंस्ट फार्मर ने ये प्रोटेस्ट की थी, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और इसको लीड किया था महात्मा गांधी जी ने 1917 में। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल।
सेवेंथ न्यूज, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के नए चेयरमैन बन गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। उन्होंने चार्ज लिया है कल चेयरमैन का नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का, और वो उन्होंने इन द प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। तो जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी प्रेजेंस में ये चेयरमैन है, उन्होंने कल चार्ज लिया है। तो देखते हैं इस कमीशन के बारे में कुछ। इन 1978 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन एक्जीक्यूटिव ऑर्डर सेट अप अ माइनॉरिटी कमीशन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो 1978 में एक माइनॉरिटी कमीशन बनी गई थी ताकि और ये कमीशन का क्या मैंडेट था कि जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, उनकी जो भी उनके वेलफेयर है, उनके बारे में उनके इंटरेस्ट को आगे रखें। तो इसके लिए, उस पर्पज के लिए माइनॉरिटी कमीशन बनाई गई। तो फिर विद द एनेक्टमेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 ये कमीशन फिर स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई एंड वाज रीनेम्ड एज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो 1978 में तो ये कमीशन बनाई गई थी। उसके बाद 1992 में एक एक्ट पास किया गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट। तो आप जानते हैं अगर कोई भी कमीशन है उसको अगर कोई एक्ट सपोर्ट करता है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इस एक्ट के पास होने के बाद ये कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई और इसका नाम बदल के रख दिया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो इसके फंक्शन क्या है आइए देखते हैं। पहला फंक्शन है टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। तो जो कंट्री में माइनॉरिटीज हैं उनके लिए जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं या जो भी उनके लिए सेफगार्ड्स हैं, उनको वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, तो उसकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना, और जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड्स दिए गए हैं, जो उनको जो भी उन माइनॉरिटीज के लिए गवर्नमेंट कर रही है, उन चीजों को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना, पहली चीज। दूसरा, टू लुक इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डेप्रीवेशन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो अगर, और दूसरा, माइनॉरिटीज को अगर कोई राइट्स डेप्रीवेट कर रहे हैं, मतलब उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो उन चीजों को देखना। और तीसरा, टू अंडरटेक स्टडीज रिसर्च ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। और तीसरा ये है कि माइनॉरिटीज के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नए नए आइडियाज और नए नए क्या कहते हैं कि वेज गवर्नमेंट को बताना कि कैसे सोशली और इकोनॉमिकली माइनॉरिटीज को डेवलप किया जा सकता है। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कमीशन की। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन, 5 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इस कंपोजिशन में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 5 मेंबर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो ये कभी कभी ना कंपोजिशन बहुत क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या क्या होते हैं। तो ये याद रखें कि चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 8th न्यूज इज फॉस 4G OV इनोवेशन चैलेंज। तो ये देखते हैं इसके बारे में क्या है। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द लास्ट डेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सबमिशन इन फॉस 4G OV इनोवेशन चैलेंज टिल 15th of September। तो गवर्नमेंट ने इसकी जो लास्ट डेट थी पार्टिसिपेशन की ये इस चैलेंज में, फॉस 4G इनोवेशन चैलेंज में, उसको बढ़ा के 15 सितंबर तक कर दी उसकी लास्ट डेट। तो देखते हैं ये है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैज अपील्ड टू फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो फॉस 4G हम बात करें तो फॉस की फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनोवेटर्स टू पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर टू ड्राइव द फॉस रेवोल्यूशन इन टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है वो अपील कर रही है लोगों से कि ये जो फॉस 4G जो चला रहे हैं इनोवेशन, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि ये सक्सेसफुल रहे। तो इन जुलाई दिस ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ 7-year anniversary of MyGov, the government had launched the FOSS 4G Innovation Challenge to accelerate adoption of free and open source software in government and build Indian FOSS ecosystem। तो गवर्नमेंट का क्या है कि माई गवर्नमेंट के इनको 7 साल हो चुके थे, तो 7th year एनिवर्सरी पे गवर्नमेंट ने ये इनोवेशन चैलेंज स्टार्ट किया। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे इंडिया में ही फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो और गवर्नमेंट उनको यूज करे, इंडियन डेवलप्ड सॉफ्टवेयर्स को। तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये इनोवेशन चैलेंज है। तो थ्रू दिस चैलेंज वेरियस इनोवेटर, स्टार्टअप्स, वर्किंग प्रोफेशनल, एकेडमिक्स एंड स्टूडेंट्स इन इंडिया आर इनवाइटेड टू शोकेस देयर एग्जिस्टिंग फोर्स based innovation or build new implementable open source products, innovator in customer relationship management, enterprise resource planning। तो इस चैलेंज में क्या है कि अलग अलग इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी जिनके पास पहले से या तो फॉस बेस्ड इनोवेटर्स हैं, यानी कि जो पहले से फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो बना रखे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, या उनके पास आइडियाज है जो कि बन सकते हैं, तो उस चीज को वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और शोकेस करें अपने टैलेंट को, और वो उसी नए सॉफ्टवेयर डेवलप करें। तो इस चैलेंज के जो विनर्स होंगे, द विनर्स ऑफ चैलेंज विल रिसीव कैश रिवॉर्ड्स एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट टू स्केल देयर प्रोडक्ट्स
फॉर लिस्टिंग ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट। तो इस चैलेंज के जो विनर्स होंगे उनको कैश रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद उसके साथ साथ इंक्यूबेशन सपोर्ट भी मिलेगा। इंक्यूबेशन सपोर्ट क्या होता है कि अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास कोई आइडिया है कि सॉफ्टवेयर का ये आइडिया, तो उस इंक्यूबेट करने का मतलब उस चीज को आइडिया से रियलिटी में लाने का सपोर्ट भी मिलेगा। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी कि आप उस अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करें, और उसके बाद फिर उनके प्रोडक्ट को स्केलिंग करने के बाद गवर्नमेंट के ई मार्केट पे लिस्टिंग भी की जाएगी कि गवर्नमेंट उनको एक मार्केट भी प्रोड्यूस करेगी कि आपने अगर कुछ आइडिया बनाया है, कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है, तो गवर्नमेंट के मार्केट में लिस्ट किया जाएगा ताकि लोग उसको देख सकें और उसको खरीद सकें, यूज कर सकें। तो ये था इस चीज के बारे में, फॉस 4G के बारे में। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज ऑल इंडिया रेडियो। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने लोगों तक पहुंच सके, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।